हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, आज आखिरकार वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार हम में से किसी को नहीं था। जी हाँ, इसके बारे में मैं पिछले एक महीने से आगाह कर रहा था। 4 जुलाई 2024 पहली बार जब मैंने हाईबॉक्स नाम की कंपनी के बारे में एक वीडियो बनाया था, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा, क्योंकि उस समय ऐसा कोई वीडियो मौजूद नहीं था इंटरनेट पर जिसने कि इस कंपनी के बारे में नेगेटिव बातें की हों। लगभग सारी बातें एकदम साफ सुथरी छवि लिए हुए यह कंपनी जो है ये मार्केट में आसानी से बहुत ही साइलेंटली एक स्कैम को अंजाम देने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ पर क्या था कि जब मैंने उसके अगेंस्ट वीडियोस बनाए जो कि तथ्यों पर आधारित थे, तमाम सारे सवाल मैंने पिछले 10 दिनों में उनके एम्प्लॉय से और उनकी टीम से पूछने की कोशिश की थी। बावजूद इसके जब मुझे जवाब नहीं मिला तो 24 जून को ज्वाइन करने के बाद 4 जुलाई को मैंने अपना पहला वीडियो डाला, जिसके बाद भी मुझे जवाब के बदले गालियां मिलनी शुरू हुई। तब तर्क लोगों के ये थे कि भैया 1 साल से कंपनी विड्रॉल दे रही है तो कंपनी फ्रॉड कैसे हो सकती है। और दूसरा तर्क था कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जिसका नाम आप जानते हैं, एल्विश यादव हो, फुकरा इंसान हो, मिथपैट से लेकर के, और अभी उन्होंने राउंड टू हेल के साथ में भी वीडियो लाना था, रिकॉर्ड हो चुकी थी। और आपको बता देता हूं कि फुकरा इंसान के साथ में एक दूसरी वीडियो भी प्लान थी, यानी कि वो पहले से ही शूट की हुई रखी थी। लेकिन अब चूंकि कंट्रोवर्सी ऐसी हो गई, बीच में ये सब चीजें आ गई, तो अब वो जो वीडियोस हैं वो धरी की धरी रह गई। सौरभ जोशी, भारती सिंह, स्ले पॉइंट और भी बड़े बड़े नाम अगर आप देख सकते हो, तो ये सारे नाम जो हैं ये वो हैं, एक्सपेरिमेंट टीवी, क्रेजी XYZ और भी तमाम सारे बड़े नाम, जैसे कि मिस्टर इंडियन हैकर हुए, निशु तिवारी हुए, निशु तिवारी की जो बॉयफ्रेंड है वो हुए। इनके सब जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने इस पर वीडियो बनाया। बिंदास काव्या हो, तो सबने इस पर वीडियो बनाया। अब इन सब लोगों की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है और आंख बंद करके हर कोई ये बिलीव कर रहा था कि जब इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने अगर किसी ब्रांड को प्रमोट किया है, मतलब वो ब्रांड बिल्कुल सही होगा। अब यहां पर क्या हुआ कि एक तो इन्फ्लुएंसर का साथ था, किसी भी इन्फ्लुएंसर ने कोई जवाब नहीं दिया। इन्फ्लुएंसर्स को मैंने भी मेल करने शुरू किए, यानी कि 4 जुलाई के बाद जब मुझको हेट मिलना शुरू हुआ तो वहां पर मैंने क्या किया, मैंने इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच किया। मैंने सोचा कि उनको अगर मैं मेल लिखूंगा, उनको बताऊंगा, जैसे अभिषेक भाई को भी मैंने मेल लिखी थी, रिमाइंडर भी डाला था, इसके अलावा क्रेजी XYZ को भी मेल लिखी थी। इनको मैंने बताया, मैंने कहा देखो ये ऐसे ऐसे है, मेरे तथ्य ये कहते हैं कि ये फ्रॉड कर सकते हैं, तो आप इसको एक बार फिर से रिविजिट करो, क्योंकि आपके नाम पर लोग यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग आप पर भरोसा कर रहे हैं। क्योंकि मेरे लिए उस समय ये जरूरी था कि अगर ये इन्फ्लुएंसर्स इस बात को समझ जाएं कि ये कंपनी फ्रॉड भी हो सकती है और अपने हिसाब से इस पर कोई एक्शन लें, या कोई सवाल ये लोग अगर कंपनी से पूछें, तब जाकर कोई तथ्य जो है वो सामने आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, 10 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए तक इन्होंने जो है इस ब्रांड से जो है चार्ज किया था। ऑब्वियस सी बात है, जब आप इतना मोटा मोटा पैसा चार्ज कर रहे हो तो आप वीडियो क्यों ही डिलीट करोगे और क्यों ही उसके खिलाफ कोई बात करोगे। क्योंकि एक तो पहले आपने स्पॉन्सरशिप के लिए चार्ज कर लिया, उसके बाद इतने सारे व्यूज आए, मिलियंस में व्यूज आए, आपने देखा ही होगा, और जितने भी व्यूज आए उस पर भी आपकी अच्छी खासी कमाई हो रही है। तो दोनों ही चीजें, मतलब दोनों ही हाथ में लड्डू था, तो कोई भी इन्फ्लुएंसर इसके खिलाफ क्यों बोलेगा। हाँ, बदनामी मेरी जरूर हुई, गाली गलौज मुझको जरूर मिला। कंपनी ने पूरी कोशिश की। सबसे पहले 4 तारीख को मैंने वीडियो डाला था, 6 तारीख को मेरा मुंह बंद करने के लिए 40 लाख रुपए का डिफेमेशन नोटिस डाला गया मेरे खिलाफ। ठीक है, कब डाला गया था? 6 तारीख को। और इसी बीच में इनके जो एम्बेसडर थे, कंपनी के जो एम्बेसडर थे या कंपनी के जो भी कर्ता धर्ता थे, उन लोगों ने चैनल पे बल्क में स्ट्राइक मारी है, बल्क रिपोर्टिंग चैनल पे की गई, और उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, लीगल नोटिस भी भेजा गया और गालियों की तो बौछार थी। मेरे वीडियोस में अगर आप कम से कम 1000-2000 तो कमेंट ऐसे थे जिनमें गालियां लिखी थी, और हर किसी में एक ही सवाल था कि पिछले 1 साल से कंपनी पैसा दे रही है तो कंपनी कैसे फ्रॉड हो सकती है। और दूसरा तर्क यही था कि जो इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर कंपनी फ्रॉड होगी तो क्या वो इन्फ्लुएंसर्स पागल हैं, लोग उनका दिमाग खराब कर देंगे, लोग उनको ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह के तर्क दिए जा रहे थे। इसके बाद क्या हुआ, मेरे वीडियो के बाद ही एक कंपनी ने एक दूसरा वीडियो, आमतौर पर क्या है कि मैं एक वीडियो बनाने के बाद 1-2 वीडियो में ही उस विषय पर बात करता हूं, उस ब्रांड पे बात करता हूं, और उसके बाद फिर मैं अगले वीडियो पे निकल जाता हूं। और ये वीडियो भी मैंने किसकी रिक्वेस्ट से बनाई थी आपको बता देता हूं। पिछले 1 महीने से इन्हीं के एम्बेसडर्स या इन्हीं के यूजर्स मेरे पीछे पड़े हुए थे कि भाई इतना इतना प्रॉफिट कोई कंपनी दे रही है तो आप इसको एक बार देखो, इस पर वीडियो बनाओ। और कुछ तो कॉन्टैक्ट्स भी उन्होंने दिए थे, यानी कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उनके कॉन्टैक्ट्स उन्होंने दिए थे, और कंपनी का कहाँ मीटिंग होती है, गूगल मीट पे कैसे ज्वाइन करना है, इसके लिंक्स भी उन्होंने मुझे दिया था कि कोई भी ज्वाइन कर सकता है, आप भी अपने सवाल वहां पूछ सकते हो। तो मतलब कंपनी के ही एम्प्लॉयज एंड एम्बेसडर जो कि
कह सकते हो कि ये जानना चाहते थे, उन्होंने खुद ने कह कह करके वीडियो बनवाई, फिर बाद में वही सेट ऑफ एम्बेसडर्स एंड एम्प्लॉइज ने भर भर करके गालियां भी दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि कंपनी में, इस तरह की जो कंपनियां होती है उसमें दो तरह के लोग जो है पैसे लगाते हैं। पहले वो होते हैं जो कि एम्बेसडर्स होते हैं, जो कि खुद का पैसा उतना नहीं लगाते जितना वो अपने नीचे लोगों को ज्वाइन करा करके लगाते हैं, और उससे उनका मेन मुनाफा होता है, तो उनका अपना लॉस कोई नहीं होता। तो कंपनी रहे या जाए, वो हमेशा पैसा कमाते रहते हैं। और दूसरे सेट ऑफ पीपल वो होते हैं जो इन एम्बेसडर से इन्फ्लुएंस होकर के, या फिर बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे इन्फ्लुएंस होकर कंपनी को ज्वाइन करते हैं और यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिना सोचे समझे कि वो पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और इस कंपनी का वर्किंग मॉडल क्या है। जो मैंने सवाल उठाए थे उसमें से एक भी सवाल का जवाब ना कंपनी दे रही थी, ना कंपनी के एम्बेसडर दे रहे थे, और ना वो यूजर जो मुझे गालियां दे रहे थे उनमें से कोई नहीं यहाँ पर उन सवालों का जवाब दे रहा था। पहला सवाल मेरा ये था कि कंपनी कहती है कि हमारा ई कॉमर्स मॉडल है, लेकिन जहां पर भी बात की जाती है हमेशा इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है। जैसा लगता है कोई एमएलएम की कोई मीटिंग चल रही हो, जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पुश करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा एम्बेसडर बनाने के लिए आपको प्रेरित किया जाता है। एम्बेसडर बनाने का मतलब ये होता है कि आप अपने अंडर 5 लोगों को ज्वाइन करा लो, 6 लोगों को ज्वाइन करा लो, और हर बंदा 5-5 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट करता है तो आप एम्बेसडर बनते हैं। फिर यहाँ पर भी वीआईपी लेवल्स होते हैं, वीआईपी 1, 2, 3, 4, 5। जैसे जैसे आपके वीआईपी लेवल बढ़ते हैं, जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, वैसे वैसे आपका मुनाफा भी बढ़ता चला जाता है। अब ये इस धरती में शायद ही ऐसी कोई स्कीम होगी जो कि आपको प्रतिदिन 1% का रिटर्न देगी। यानी कि ये लोग गारंटी लेते थे, यानी कि हाईबॉक्स गारंटी लेती थी कि आपको 30% से अधिक जो है आप महीने का कमा सकते हैं। यानी कि आप 1 लाख रुपए लगाइए और 70-80 दिनों में आपका पैसा डबल हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर आप कमाना चाहते हैं, उससे ज्यादा कमाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे एम्बेसडर बन जाओ और हमें जो प्रमोट करो, बाकी बाहर मार्केट में जो है और लोगों को बताओ हमारे बारे में। अच्छा, कंपनी ने अपना फुल प्रूफ प्लान बना रखा था। कंपनी के पास जहां पर वो ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि यूपी में वो ऑपरेट कर रहे हैं, यूपी का कोई जीएसटी नहीं कंपनी के पास। कंपनी के जो एड्रेसेस हैं वो भी कोवर्किंग स्पेस में काम कर रहे थे, और पता ये चला कि जिस कंपनी के नाम पर उन्होंने सारा कुछ रायता फैलाया था, यानी कि जो लीगल फर्म है, वो लीगल फर्म जो है वो चेन्नई में रजिस्टर्ड है। और जब उसके सीईओ, उसके डायरेक्टर को मैंने कॉल किया तो उसने मुझे उस समय ये बताया कि ये कंपनी मैंने 1 साल पहले बेच दी थी, मेरा इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि मैं खुद हाईबॉक्स को नहीं जानता हूं। जितने भी पेड पीआर थे वहां पर ये लिखा हुआ था कि इस कंपनी का जो ओनर है वो जयराम शिवरमन है, जो कि चेन्नई का रहने वाला है। जबकि उसको जब कॉल किया तो उसने मुझे ये बताया कि भैया, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। हालांकि अब जानकारी ये आ रही है कि वही बंदा है जो मेन कल्प्रिट है। अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो वही बंदा फंसेगा, क्योंकि कंपनी उसी के नाम पर है। तो जो भी अगर उसका कोई लेना देना कंपनी से है तो ऑब्वियसली बात है कि फंसना उसको ही है, जेल उसको ही जाना पड़ेगा। इस पूरे नेगेटिव कैंपेन में मैं बिल्कुल अकेला खड़ा था, और दूसरी तरफ थी पूरी जनता, पूरे एम्बेसडर, पूरे एम्प्लॉइज, और साथ में बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर का साथ। मैं यहाँ पर नेगेटिव वीडियोस बना रहा हूँ, उनसे सवाल पूछ रहा हूँ, और सामने से जो है प्रमोशनल वीडियोस आते जा रहे हैं, चाहे वो पूरब झा का वीडियो हो, फिर लक्ष्य चौधरी का वीडियो हो, और उसके बाद राउंड 2 हेल के साथ भी शूटिंग हो चुकी थी। तो लगातार उनका जो प्रमोशनल कैंपेन है वो लगातार चल रहा था, और लोगों में ये ट्रस्ट पैदा कर रहा था कि नहीं नहीं, कंपनी ना भागेगी। अगर कंपनी को भागना होता तो क्या वो इस तरह से इतना इतना पैसा दे करके नए नए इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करती, नए नए इन्फ्लुएंसर के साथ में वीडियोस बनाती? ऐसा नहीं है। तो लोगों के अंदर वो विश्वास पैदा हुआ, और लोगों ने मुझे ही इसका विलन समझने की जो है जरूरत समझी। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जितने भी यूजर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि लालच का एक ऐसा खेल चल रहा होता है। देखो, कंपनी लालची है, वो यूजर का पैसा लेना चाहती है। आप लालची हो, आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो। इन्फ्लुएंसर्स लालची हैं, वो बिना सोचे समझे इन चीजों को प्रमोट करते हैं क्योंकि उनको मोटा पैसा मिल रहा होता है। और हर कोई अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निग्लेक्ट कर देता है। चाहे आप कितनी भी अच्छी बात बता रहे हो, लोग उसको सुनना ही पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को नुकसान में पाते हैं। यानी कि अगर इन्फ्लुएंसर है तो इन्फ्लुएंसर बोलता है, भाई मैं क्या करूं, मेरी क्या जिम्मेदारी है। यूजर्स को सोच समझ के पैसे लगाने चाहिए। और दूसरी बात, ये कंपनी अगर चल रही है मार्केट में तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? ये सवाल हमेशा, यही बात हमेशा एक इन्फ्लुएंसर करता है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इन्फ्लुएंसर्स आखिरी में इस वीडियो को डिलीट कर देंगे, प्राइवेट कर देंगे, और आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्या इन्फ्लुएंसर आपको एक भी पैसा देगा? नहीं देगा। हालांकि अभी मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने फुकरा इंसान यानी कि अभिषेक मलान जो है उनके खिलाफ नेगेटिव कैंपेन चलाया, और उस पर उन्होंने जवाब भी दिया। उन्होंने एक जवाब दिया, उन्होंने कहा कि कंपनी मंडे को पैसा दे देगी। मैंने कंपनी से पता कर लिया है, लेकिन हुआ क्या? मंडे आया, मंडे क्या, उसके पहले भी तमाम सारे डेट्स दी गई थी कंपनी के द्वारा,
और कंपनी ने पैसा नहीं दिया, और पैसे न देने की कंपनी तमाम अलग अलग तरीके के बहाने बना रही थी। शुरुआत में कंपनी ने कहा कि भैया ऐसा है कि बैंकिंग जो सर्वर है वो उस पर अटैक हो गया है, साइबर अटैक हो गया, इसलिए हम पैसे नहीं दे पाएंगे। तो पहला रीजन उन्होंने वो दिया। बाद में उन्होंने कहा कि हमारे सर्वर पे बहुत ज्यादा लोड है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पेमेंट गेटवे जो हैं उसमें भी जो है कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है। फिर उन्होंने कहा कि मंडे मिल जाएगा, ट्यूसडे मिल जाएगा, और बकायदा इस बीच में वो पटना में बकायदा 4 तारीख को इन्होंने एक मीटअप भी किया। 7 तारीख को यानी कि 7 अगस्त को भी एक मीटअप प्लान था। आगे के लिए भी इन्होंने प्लानिंग बना रखी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके पहले ही कंपनी की मौत हो जाएगी। अब मैं आपको समझाता हूं इस पूरे टाइमलाइन में मेरी क्या भूमिका रही है। मैंने सबसे पहले इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच किया, कोई जवाब नहीं आया। फिर मैं साइबर थाने में खुद गया, क्योंकि उसके पहले मेरे पास लीगल नोटिस आया हुआ था। उस लीगल नोटिस का मुझे जवाब देना था। जवाब देने के लिए मैं भी सुप्रीम कोर्ट के अपने एक मित्र के पास गया, लॉयर हैं, उनसे मैंने सलाह मांगी। उनसे मैंने पूछा मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसका जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। क्योंकि मेरे तथ्य पुख्ता थे, तो उन्होंने कहा कि आप अपने एविडेंसेस को स्ट्रॉन्ग करो। अगर ये कंपनी आपके खिलाफ कोर्ट जाती है, वैसे तो जाएगी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वो शीशे का उनका घर है, तो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। तो कंपनी को पता है, वो आपसे डराने के लिए, आपका वीडियो डिलीट कराने के लिए ही उन्होंने जो है आपको ये नोटिस भेजा है। तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है, इंतजार करना है। इसके लिए मैंने 2-4 दिन भागा दौड़ी की। उसके बाद मैं साइबर क्राइम के पास पहुंचा, क्योंकि मुझे भी थ्रेट थे, क्योंकि मुझे भी थ्रेट आ रहे थे लगातार काफी दिनों से कि तूने ऐसा कैसे कर दिया, वैसा कर दिया। और वैसे भी आप देखोगे कि जिसके पास पैसा होता है ना भाई, बड़ी कंपनी बड़ी है, लोगों का रोज में करोड़ों में जो इसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 20 लाख से अधिक इनके यूजर्स थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसके पास इतना पैसा होता है वो कुछ भी करा सकता है, करा सकने की क्षमता रखता है, ठीक है ना। तो वहां पर मैं भी साइबर पुलिस में गया, मैंने एसीपी सर से बात की, मैंने और भी लोगों से बात की। तो मुझे पता चला कि भैया आप कंप्लेनेंट तब बन सकते हो जब आपके साथ क्राइम हुआ हो, यानी कि जब तक क्राइम हुआ ही नहीं है तब तक हम कैसे किसी कंपनी पे हाथ डाल दें। ये जवाब मुझे साइबर क्राइम की तरफ से मिला था, और मुझे ये बताया गया कि जब कोई क्राइम हो जाए, जब पैसे डूब जाएं या कंपनी भाग जाए, तब आप हमारे पास आइएगा और ऐसे लोगों को, कंप्लेनेंट को लाके खड़ा कीजिएगा जो कि ये शिकायत करें कि हमारे पैसे गए हैं, तब इस पर हम कोई कार्रवाई करेंगे। तो वहां भी मेरा हाथ खाली था। अगला मेरा जो टारगेट था वो ये था कि इनके ई कॉमर्स जो है प्लेटफॉर्म, जिसके बारे में बात करते हैं कि हमारे इतने ऑर्डर्स हैं, उसको वेरीफाई किया जाए ताकि अपने तथ्यों को स्ट्रॉन्ग किया जाए। मैंने इनकी जो कंपनी है शिप रॉकेट, जिसके थ्रू ये लोग शिपिंग करते हैं, वहां के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, और कहीं से इनसाइड निकाला, पता चला कि इनके दिन में 10 ऑर्डर भी नहीं जाते हैं, जबकि ये क्लेम करते थे कि हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल है, और प्रॉफिटेबल हमारी ई कॉमर्स से है कि हम ई कॉमर्स का सामान बेचते हैं और उस सामान को बेच करके हम उसका प्रॉफिट जो है वो हम 1%, 30% जो भी ये बोल रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो कि एक सफेद झूठ था। तो इनके 1 by 1 सारे झूठ मैंने निकाले, उसके खिलाफ वीडियोस बनाए। उसके बाद नंबर आता है ईज़बज़ और फोन पे का, यानी कि जो पेमेंट गेटवे है जिससे ये लोग पेमेंट्स ले रहे थे। इनकी चालाकी देखिए क्या थी कि कंपनी ने जाते जाते कुछ ऐसे एनिवर्सरी बॉक्सेस निकाले जिसमें कि ये 20% तक का मुनाफा दे रहे थे प्रतिदिन। एवरी डे 20% तक का मुनाफा दे रहे थे, जो कि इस दुनिया में कहीं पॉसिबल नहीं, इस यूनिवर्स में कहीं पॉसिबल नहीं, ठीक है ना। मतलब वो जो मुनाफा पहले 1% दिया जा रहा था, 1 से 4%, वो बढ़कर 20% हो गया। क्यों? लोगों को लालच देने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट वहां समझने वाली बात ये थी कि अब जो आपको ये मिस्ट्री बॉक्स खरीदने हैं, ये 20% वाले, जिसमें कि 20% मुनाफा हो रहा है, तो वो आपको नए पैसे लगाने पड़ेंगे। कंपनी ने पूरा दिमाग लगाया, यानी कि आपको नया पैसा जेब से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इसके पहले ही मैं ईज़बज़ के अधिकारियों से बात करके ईज़बज़ के पेमेंट गेटवे को ब्लैकलिस्ट करवा चुका था। अगर आप चाहो तो एविडेंस भी है मेरे पास, किससे बात की थी, क्या थी। हालांकि वो मैं रिवील नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं। मैंने जो रिपोर्ट बनाई थी पूरी, वो मैंने ईज़बज़ को भेजी, और ईज़बज़ ने इनका जो पेमेंट गेटवे है वो जुलाई के अंत में जो है डिसेबल कर दिया था। अब इनके पास बचा था फोन पे का गेटवे। हाँ, हो सकता है कि और भी गेटवेज को इनरोल कर लेते आने वाले समय में, लेकिन तब तक फोन पे को भी मेरी शिकायत जा चुकी थी, और फोन पे ने भी इनके ऊपर कार्रवाई करके फोन पे ने भी इनका जो इनकमिंग है वो रोक दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, ऐप जो है वो लूली लंगड़ी हो गई, यानी कि जो ऐप है वो पूरी तरह से अपंग हो चुकी, क्योंकि ऐप ने पैसे लेने के जो रास्ते थे वो सारे बंद हो चुके थे। विड्रॉल वो दे नहीं सकते थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो मनी रोटेशन स्कीम्स होती हैं, जब इसमें पैसा बहुत ज्यादा विड्रॉल रिक्वेस्ट लग जाती है और इनकमिंग बंद हो जाती है, तो इनका भागना लाजमी होता है। और आपको बता देता हूं कि ये कंपनी इंडिया की नहीं है, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से चाइनीज लोगों द्वारा ऑपरेट की हुई कंपनी है, जिसमें इंडिया के लोगों को टट्टू बनाया जाता है, इंडिया में लोगों को जो है हायर किया जाता है, उनको मोटे पैसे दिखाए जाते हैं, और
इन्वेस्टमेंट के नाम पे, चूंकि वहां से पैसा आ रहा है, सब कुछ वो मैनेज कर रहे हैं, तो यहाँ के लोग जो है, चूंकि उनको पैसा मिल रहा है, तो वो ये सोचने की भी जहमत नहीं उठाते हैं कि भैया कंपनी जेन्युइन है, जो काम हो रहा है वो जेन्युइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उन्हें खाली अपनी सैलरी से मतलब होता है, उन्हें सिर्फ अपने कमीशन से मतलब होता है। धीरे धीरे हाल ऐसा हुआ कि मंडे को, जिस दिन फुकरा इंसान ने प्रॉमिस किया था कि पैसे आएंगे, उस दिन एक एक करके सारे एम्प्लॉइज ने रिजाइन कर दिया। कारण क्या था? कारण यह था कि जिन लोगों के पैसे डूबे, और मैं आपको बता रहा हूं, थोड़े मोड़े पैसे नहीं डूबे हैं यहाँ। ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके 53 लाख, 24 लाख और 21 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 25 लाख, इस तरह की रकम लोगों ने लगाई थी। किसके बेसिस पर? इन बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के फेस वैल्यू पे लगाई थी। तो ये लाजमी है कि वो इन इन्फ्लुएंसर्स और इन एम्प्लॉइज के खिलाफ में कैंपेन चलाते, और वो चला रहे थे। एक एक करके सारे इन्फ्लुएंसर्स ने, लगभग सारे इन्फ्लुएंसर्स ने वो वीडियो जो है वो टेक डाउन कर ली, प्राइवेट कर ली, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा हेट कैंपेन ऑलरेडी चल रहा था। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि कंपनी के सारे एम्प्लॉइज ने अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटते हुए कहा कि भैया हमारा इसमें कोई मतलब नहीं है, हमको जो मैनेजमेंट से मिलता था, जो भी जवाब हमको मैनेजमेंट से आता था, हम वही बातें आप लोगों को बताते थे। तो वी आर ऑल्सो अ विक्टिम, क्योंकि हमको भी जो आश्वासन दिए गए थे वो भी हमने देखा कि वो फर्जी पाए गए। इनका खुद का बहुत सारा पैसा उसमें इन्वेस्टेड था। लेकिन सवाल यही है कि जब आप एक एक साल तक किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो क्या आपको इतना भी अंदाजा नहीं हो सकता होता है कि भाई ये कंपनी जेन्युइन है या फ्रॉड है? क्योंकि अगर मैंने सिर्फ 10 दिन ऐप इस्तेमाल करने के बाद ये बता दिया कि ये पूरी कंपनी का जो मॉडस ऑपरेंडी है पूरी तरह से फ्रॉड है, पॉन्जी स्कीम है, तो आप तो वहां एक एक साल से जॉब कर रहे थे। तो आपका भी उस समय आवाज उठाना बनता था, जब आप मुझको गालियां दे रहे थे या उकसा रहे थे लोगों को कि भैया जाओ उसको गाली देकर के आओ, ठीक है ना। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कौन इन्वॉल्व है, कौन नहीं इन्वॉल्व है, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो पुख्ता जानकारी है वो ये है कि ये जो एप्स है, ये ऐप जो है ये चाइना के सर्वर्स पे होस्टेड है, नंबर एक। दूसरा, साउथ ईस्ट एशियन, यानी कि जो जैसा कि मैं पिछले रिपोर्ट से बताता आया हूं कि 40% जो स्कैम्स आज की डेट में इंडिया में चल रहे हैं वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि मलेशिया प्रमुख देशों में आता है। हांगकांग, मलेशिया, दुबई, लाओस, कंबोडिया, बैंकॉक, इधर बैठे हुए बड़े बड़े साइबर गूंस जो हैं, जिनके की अलग अलग बिजनेस मॉडल्स हैं स्कैम करने के, जिसमें कि प्रीपेड टास्क स्कैम हुआ, चाहे इन्वेस्टमेंट स्कैम हुआ, इस तरह के स्कैम्स भी प्रमुखता से देखे गए। इन्होंने वियतनाम में भी चालू किया था, लेकिन वहां पर ये चल नहीं पाया। इंडिया में जो है अंधभक्तों की भीड़ है, उनको पता था कि इंडिया में आप इस तरह की कोई भी फर्जी चीज चलाओ। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कितने पोंगा पंडित हैं जो लोगों को बेवकूफ बना करके लोगों को बहुत अच्छी तरह से उनकी इज्जत भी ठगते हैं और पैसों से भी उनकी ठगी करते हैं। ठीक वैसा ही इन्होंने भी देखा, इन्होंने कहा बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग अंधभक्त हैं, आराम से बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ो, उनको पैसे खिलाओ, वो कुछ बोलेंगे नहीं, प्रमोट कर देंगे, वो चेक भी करने की जहमत नहीं उठाएंगे कि ये सही है या गलत है, और नीचे वाले लोग आंख बंद करके विश्वास करके पैसे आराम से जो है लगाते रहेंगे, और हम आराम से पैसे लूट करके जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे। लेकिन वहां पर क्या हुआ, 4 जुलाई 2024 को मैं आकर खड़ा हो गया। अब कुछ लोग गाली देते हैं कि अगर तुमने वीडियो नहीं बनाई होती तो कंपनी बंद होती। अरे मूर्खों, जिस लेवल से ये इन्वेस्ट कर रहे थे, जिस लेवल से ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच कर रहे थे, आज अगर 100 लोगों का नुकसान हुआ है, उदाहरण दे रहा हूं कि आज अगर 100 लोगों का 1000 रुपए का नुकसान हुआ है, तो अगर ये 1 साल और चल जाती तो 1000 लोगों का हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान होता। तो समझना ये पड़ेगा कि ये चेन जहां ब्रेक होनी थी वो ब्रेक हो चुकी है। लेकिन अब आपको क्या करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। हर वक्त एक दूसरे पे जिम्मेदारी टालने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद करना पड़ेगा। क्योंकि जिस समय ये चल रहा था, यूजर सोच रहे थे कि अरे हाँ ऐसा थोड़े होता है, गवर्नमेंट जो है वो बैठी है, अगर ऐसा होता तो गवर्नमेंट कुछ करती, और क्या इन्फ्लुएंसर्स गलत हैं? आपने सब पे जिम्मेदारी डाल दी। तो इन्फ्लुएंसर ने जिम्मेदारी डाल दी यूजर्स पे कि भैया सोच समझ के लगाया करो पैसे, हम तो पैसे के लिए कर रहे हैं, तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, ठीक है ना। इसके बाद जब आप पुलिस के पास जाते हो, पुलिस से कहते हो भैया देखो ये इतना बड़ा चल रहा है तंत्र, जिसमें कि लाखों करोड़ों रुपए का यहाँ पर इस तरह से गबन हो सकता है आगे आने वाले समय में, तो वो कह रही है भैया हो जाने तो फिर देखा जाएगा। मतलब किसी को चिंता नहीं है पूरे इकोसिस्टम में। कोई विसल ब्लोअर बन के खड़ा होता है तो सारा सिस्टम उसी को ब्लेम करने में लग जाता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इतना सब कुछ हो गया, कंपनी भाग गई, लोग तमाम सवाल पूछ रहे हैं, एम्प्लॉइज पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वो अलग बात है कि आज एम्प्लॉइज जो है वो अपने अपने पदों को छोड़ चुके हैं, और सुनने में यह आया है कि सारी की सारी टीम डिसॉल्व हो गई है, सबने जो है इस्तीफा दे दिया है। और दे भी क्यों ना, लोग उनके घर के एड्रेस, उनको गालियां दे रहे हैं, उनके घर वालों को गालियां दे रहे हैं, उनकी गाड़ियां या जो पुरानी जो भी उनकी जो पब्लिक इंफॉर्मेशन थी उससे उनके बारे में वो ज्यादा से ज्यादा
जानकारियां जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो मैं हमेशा कहता आया हूं कि मुझे जो शुरू से मालूम था, जो मेरी जानकारी थी, और मैंने अपने पुराने वीडियोज में भी कहा है कि ये जो जानकारियां मैं आपको दे रहा हूं ना, ये खुद एम्प्लॉइज को भी नहीं होंगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें बिल्कुल भनक ही ना हो इस बात की। तो वो भले ही अपनी नौकरी में बंधे हों, भले ही वो अपने लालच में बंधे हों, उन्होंने उस समय ये बातें नहीं उठाई हैं, लेकिन अभी भी वक्त है। मैं तो कहता हूं उनको सुओ मोटो खुद जाकर के कंप्लेंट करनी चाहिए और सारी बातें, इनसाइट्स जो उनको पता हैं, वो सरकार को, पुलिस को बतानी चाहिए। क्योंकि इस समय इतनी बड़ी हाय तौबा, इतनी बड़ी त्रासदी मैं कहूंगा, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर में नहीं बताया, ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि 16, 17, 18 साल के हैं, मतलब बालिग भी नहीं हुए हैं, अपनी मम्मी के अकाउंट लगा दिए, अपने दादा के अकाउंट लगा दिए, यहां से पैसा लगा दिया। बहुत सारे लोगों ने क्रेडिट कार्ड से पैसा लगाया है, बहुत सारे लोगों ने अपने फीस का पैसा लगाया, बहुत सारे लोगों ने इधर उधर उधार मांग के लगाया। और यहाँ कितने सारे तो ऐसे लोग हैं जो कि एम्बेसडर या फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं, जिन्होंने इस विश्वास पर, मतलब इस सारे इकोसिस्टम के विश्वास पर अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को इन्फ्लुएंस करके इन सब चीजों में पैसा लगाया। और मैं शुरू से कहता आया हूं कि भाई साहब, जो ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर हैं वो लोगों को नहीं जानते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर सकते हो, वो वीडियो डिलीट कर देंगे, उसके बाद उनकी कोई जिम्मेदारी है, जवाबदेही नहीं बनेगी। लेकिन तुम तो कम से कम जो अपने घर वालों का लगा रहे हो, जो अपने दोस्तों, क्योंकि तुम तो इन्फ्लुएंसर हो नहीं, तुम तो यूट्यूब पे हो नहीं, तुम तो किसको रेफर करोगे? तुम रेफर करोगे अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, वहां से लाके पैसा लगवाओगे, और वो पैसा डूबेगा तो जिंदगी भर तुमको ताने सुनने पड़ेंगे। क्योंकि इन इन्फ्लुएंसर को 4 दिन बाद लोग भूल जाएंगे, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको बता रहा हूं, जो व्यक्ति, मतलब आप, ऐसा न्यूज में आया कि सब लोग मिलकर खाली अभिषेक मलान को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सबको टारगेट किया गया था, सभी ने टारगेट किया था, मैंने नहीं कहा था, ये कैंपेन मैंने नहीं चलाया। अगर आपको ये लग रहा हो कि मैंने कोई इस तरह कैंपेन चलाया तो आई एम रियली वेरी सॉरी। जिनके पैसे गए हैं वो अपनी हर प्रयास, अपनी हर कोशिश करने में लगे हुए हैं, लेकिन उनको जो सबसे ज्यादा पहली कोशिश करनी चाहिए वो ये कि साइबर क्राइम में जाकर कंप्लेंट करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने साइबर क्राइम में कंप्लेंट की है, बल्क में जाके कंप्लेंट्स हो रही हैं, तो इनके बैंक टाइमली फ्रीज होंगे, और उन बैंकों में जमा पैसा, अगर पैसा बचा है, अगर पैसा इंडिया से बाहर क्रिप्टो के फॉर्मेट में या अदर फॉर्मेट में नहीं निकाला गया है, तो जरूर वो पैसा जो है वो निकाला जा सकता है, रिकवर किया जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को समझना ये है कि अगर आप आज धरने दे दो, प्रोटेस्ट दे दो, कुछ भी कर दो, वो अपनी जगह है, वो प्रयास करना है, करो। आपको इन्फ्लुएंसर से जवाबदेही मांगनी है। हालांकि अब इन्फ्लुएंसर क्या करेगा ये बता दो पहले। आप डिलीट कर देगा, डिलीट कर ही दिया है, सबने ऑलमोस्ट हाइड कर लिए हैं वीडियो, और जिम्मेदारी से भी हट जाएगा। आप उसको जानते नहीं, आप उसका क्या होगा, 4 लोग नहीं देखेंगे तो क्या उसका कुछ घट जाएगा? कुछ नहीं घटेगा। देखो, मैं पहले ही बताता आया हूं, सब वीडियोस में मैंने ये बताया है कि जिन्होंने प्रमोट किया है, आमतौर पर उनको कोई परेशानी नहीं होती है, और अगर उनके बारे में कंप्लेंट हो तब परेशानी होने की बात आती है। क्योंकि देखो, नेगेटिव पीआर हुई, फर्क तो पड़ा, जवाब तो दिया, लेकिन उस जवाब में भी जो है झूठ था, क्योंकि कंपनी ही पूरी तरह से झूठ थी। आप देख लो, कोई भी इन्फ्लुएंसर आज की डेट में, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये हो गई है कि जितनी भी ये बेटिंग, जुआ, इन्वेस्टमेंट की जितनी भी फर्जी एप्स हैं, इनका लोग धड़ल्ले से प्रमोशन कर रहे हैं। और मैं खुले में कह रहा हूं, बिग बॉस जीतने के बाद तमाम सारे लोग बिग बॉस से बाहर निकले, उसमें से खुद मैं सपोर्ट करता था 1-2 लोगों को, वो लोग निकलते ही प्रोवो ऐप का प्रमोशन कर रहे हैं। नंबर 1 का जुआ, मतलब उसमें कौन सी स्किल है बताओ? इंडिया मैच जीतेगा कि पाकिस्तान जीतेगा, इस बात पे पैसे लगाने स्किल है क्या ये? लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, क्योंकि उनको 30-30, 25-25 लाख रुपए मिल रहा है। वो आदिवासी तेल वाले स्कैम कर रहे हैं, बुला बुला कर, मतलब जो ये खुद कह रहे हैं कि हमारे साथ स्कैम हुआ है, हमारे नाम पर स्कैम हो रहा है, हम गरीब हैं, हम फलाना है, हम ढिमाका हैं, वो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को अपने मैसूर में और कहां कहां बुला करके 20-20, 30-30 लाख रुपए का खर्चा करके अपने तेल बिकवा रहे हैं, और ये लोग बेच भी रहे हैं। मतलब जहां पैसा मिलता है वहां सूंघते हुए पहुंच जाते। प्रमोशन करने को मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग कि आप प्रमोशन करो ना करो, जो भी है, लेकिन कम से कम सोच समझ के तो करो। और खुद सोचो, कोई भी जेन्युइन कंपनी, मैं बता रहा हूं, मैं भी कंपनियां रन करता हूं, कोई भी ई कॉमर्स कंपनी होगी, जेन्युइन कंपनी होगी, वो इतना पैसा दे ही नहीं सकती प्रमोशन का, जिस तरह से बेहिसाब पैसा इन लोगों को मिलता है। इन लोगों के लिए आसान है। शिवम मलिक का भी मैंने आपको दिखाया था, किस तरह से प्रोबो का कैंपेन उठाया, करोड़ों रुपए का प्रमोशन लिया, 1 हफ्ते तक इंस्टाग्राम में चलने दिया, 10 मिलियन हुआ, डिलीट। फिर अगला वीडियो 1 हफ्ते बाद पोस्ट किया, 10 मिलियन हुआ, डिलीट। इस तरीके से जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं ये आपको बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। तो आप अपनी बुद्धि से सोचो कि कोई खड़ा नहीं होने वाला है, ये याद रखना। और मैंने एक बार नहीं 1000 बार अपने वीडियो में बोला है कि साइबर क्राइम हो जाने के बाद जो साइबर क्रिमिनल होते हैं वो सबसे पहला काम पैसों को ठिकाने लगाने का काम करते हैं, और उनको पता है कि अगर सिस्टम में पैसा रिकवर नहीं हुआ, पुलिस ने सारी कार्रवाई कर ली, पैसा रिकवर नहीं हुआ,
तो क्या होगा? क्या पैसों की रिकवरी होगी? क्योंकि अल्टीमेट गोल तो ये होता है पैसों की रिकवरी होना। तो पैसों की रिकवरी तभी हो सकती है जब अपराधी पकड़े जाएं और उनके खातों में पैसे रिकवर हो सके, क्योंकि अगर ये पकड़े भी जाते हैं तो इनके पास इतना पैसा है कि आराम से अपनी जमानत ले लेते हैं आराम से। आप देखो, आप ट्रेस कितने दिन तक करोगे? पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन हाईलाइट होते हैं, उसके बाद फिर आगे ये केस कितना लंबा चल रहा है, कहाँ हुए, क्या हुए, और उनके गिरफ्तार होने से तुमको क्या फायदा मिलने वाला है, ये तो बताओ। अगर ये लोग गिरफ्तार भी हो जाते हैं तो क्या आपको फायदा है? फायदा तब होगा जब इनके खातों में सही समय पर पैसे को रोका जाएगा और उस पैसे की रिकवरी कराई जाएगी। तो आपसे मेरी निवेदन है, अभी आपको क्या करना है, बजाय इसके कि तुम एम्प्लॉयज को टारगेट करो, गाली गलौज करो, भाई जिसका नाम देना हो उस कंप्लेंट में दो, जिससे भी डील करना है। अगर आपको लगता है इन्फ्लुएंसर की गलती है, आप किसी से इन्फ्लुएंस हुए थे, आप उसमें नाम डालो ना कि भैया मैं इनसे, क्योंकि मैं देखता हूं इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस यही होता है कि मैं इनसे इन्फ्लुएंस होकर के मैंने यहाँ पैसे डाले थे। डालो वहां पर जाकर के। आप एम्प्लॉयज का नाम लिखना चाहते हो तो कंप्लेंट में लिखो, और खुद एम्प्लॉय अगर जो कहते हैं कि हम खुद टारगेट बने हैं, तो आप भी आज की डेट में विसल ब्लोअर बनो, बताओ, एक्सपोज करो कौन है, किस तरह से ये मॉडस ऑपरेंडी क्या था इनका, कैसे चल रहा था। तो सभी लोगों को मिलकर के इनके खिलाफ काम करना पड़ेगा। अगर आप साइबर क्राइम से बचना चाहते हैं, कंप्लेंट करने से बचना चाहते हैं, तो आई एम रियली वेरी सॉरी, किसी को भी कुछ नहीं मिलने वाला है। अब साइबर क्राइम में कंप्लेंट कैसे करनी है वो बहुत जरूरी है। इसके लिए आप सबसे पहली चीज तो, अगर कोई पैसे मांगता है, कोई बोलता है इस नंबर पे कॉल कर लो, उस नंबर पे कॉल कर लो, इस साइबर क्राइम एक्सपर्ट के पास चले जाओ। फिर वो एक्सपर्ट बोलेगा कि मैं तुमको 700-800 रुपए लेके तुमसे बात करूंगा, 1000 रुपया मेंबरशिप ले लो तब बात करूंगा, और उसके बाद भी वो आपको वही बातें बताएगा कमोबेश जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं। तो आपको क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है साइबर क्राइम में कंप्लेंट होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको ऑनलाइन कंप्लेंट करनी है। cybercrime.gov.in ये वेबसाइट है, डेस्कटॉप से विजिट कीजिएगा, मोबाइल से विजिट नहीं होता है, वो मोबाइल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और इससे पहले कि आप वहां पर अकाउंट बनाएं, लॉग इन करें, सबसे पहले आपको क्या तैयारी रखनी है, सारे ट्रांजेक्शन डिटेल्स निकालिए, यानी कि आपने जो पैसे लगाए थे उन सारे पैसों की जो ट्रांजेक्शन डिटेल्स हैं वो निकालिए। यूटीआर नंबर हो या ट्रांजेक्शन आईडी हो या ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर हो, आप जाकर के, अगर आपने यूपीआई से किया है तो अपने यूपीआई ऐप में जाइए, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाइए। जब आप खोलेंगे तो बीच में आपको वहां पर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिख जाएगी, ठीक है ना, वो ट्रांजेक्शन आईडी दिख जाएगी, 12 नंबर का यूटीआर नंबर होता है, 12 डिजिट का, उसको वहां पर डालिए। और कुछ लोगों का डाउट होता है कि भाई मैंने 1-2 डाल दी हैं, भाई 1-2 से कुछ नहीं होता है। जो ऑनलाइन सिस्टम होता है वो सारी बैंकिंग व्यवस्थाओं के साथ जुड़ा होता है। अगर आपने 10 ट्रांजेक्शन किए हैं तो आपको 10 की 10 ट्रांजेक्शन डालनी है, 10 की 10 ट्रांजेक्शन आईडीज डालनी है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई 24 घंटे से 48 घंटे में कंप्लेंट कर सकते हैं, ये बिल्कुल सच है। 24 घंटे से 48 घंटे में कंप्लेंट करने का मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है पैसे मिलने की, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट स्कैम है, बहुत बड़े लेवल पे हुआ है। तो इसमें आपको ऐसा नहीं है कि पुरानी रिपोर्ट्स नहीं की जा सकती है, की जा सकती है, बस ये होता है कि उस पैसे को ट्रेस करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप ऑफलाइन रिपोर्ट करोगे तो ऑफलाइन से वो बैंकों तक कब पहुंचेगा और बैंकें कब वो अकाउंट फ्रीज करेंगी, उसमें समय लगता है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतने केस है। लेकिन ऑनलाइन जब आप कंप्लेंट करते हैं तो पूरा डेडिकेटेड एक उसका सिस्टम है जो कि एमएचए से जुड़ा हुआ है, जो कि पूरी तरह से बैंकिंग सिस्टम या कोई ऐप हो, यूपीआई हो, पेमेंट गेटवे हो, उनके साथ पूरी तरह से कनेक्टेड होता है। और यहाँ बता देता हूं मैं आपको कि जब भी कोई पेमेंट गेटवे इन्वॉल्व होता है, उसने भी ब्लैकलिस्ट किया होगा, तो हो सकता है उन्होंने भी कुछ पैसे होल्ड किए हो अपने पास। तो आपको आज की डेट में क्या करना है वो है साइबर क्राइम में कंप्लेंट करना, सारी ट्रांजेक्शन डालो जितनी भी आपने की थी। कुछ लोग शाणापंती ऐसा करेंगे कि आपने 100 लगाए थे, 200 मिल गए और आप सोचोगे कि अभी भी 100 वाले पे कंप्लेंट कर दो, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, मत करना ये सब चीजें। और 1000-2000 वाले हैं, मैं उनसे भी बोलूंगा कि इन सब लफड़ों में मत पड़ो। 1000-2000 रुपए वाले कंप्लेंट करके उससे कुछ होगा नहीं, करना चाहो तो कर दो। और जिनके ज्यादा गए हैं 5 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 10 लाख, उनको तो प्रॉपर जाकर के अपने स्टेट में अपने नियरेस्ट थाने में जाकर के एफआईआर भी करनी चाहिए। यानी कि साइबर कंप्लेंट करो, साइबर कंप्लेंट अलग चीज होती है, और एफआईआर भी जरूर करना। एफआईआर करने से क्या होगा, कम से कम 420 का केस लगेगा और उन लोगों को गिरफ्तारी की प्रक्रिया वो एक अलग से चल पड़ेगी, ठीक है ना। तो 2 चीजें आपको करनी है। हाँ, ट्विटर पे आपको कैंपेन चलाना है, किसी इन्फ्लुएंसर को टैग करना है, वो जो भी कुछ करना है आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, आपका डूबा है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं हम गलत कदम उठा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। भाई जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं आपकी आंखों के सामने इतने एग्जांपल्स आके चले गए, मैंने जाने कितने वीडियोस बना दिए जबकि मुझे चिंदी यूट्यूबर घोषित कर दिया गया था, वो सब अपनी जगह पर है। लेकिन याद रखो, कोई भी एप्लीकेशन
आपको कमाने के लिए नहीं आती है, इतना दिमाग लगाओ यार। कोई भी बिजनेस इंडिया के अंदर चल रहा हो वो खुद कमाने के लिए होता है, अपने आप को कमाने के लिए होता है। जब किसी बिजनेस का बिजनेस मॉडल ही नहीं है, पूरा क्रैप बिजनेस मॉडल है, तो वो पैसे कैसे कमा रहा है और आपको कहां से लाके रिटर्न दे रहा है। पर हम लोगों को क्या होता है, हमारे दिमाग में यही होता है कि यार हमें इससे क्या करना, कि उनका इनकम सोर्स क्या है, हमें अपने आप से मतलब है, सिर्फ हमारा जेब भरना चाहिए, हमारा फायदा होना चाहिए। आज वही लोग, ऐसे तमाम हेटर्स थे जो कि आज सॉरी बोल रहे हैं, जिन्होंने आज आकर के मुझसे कहा कि भैया तब हमने आपकी बात नहीं मानी, और कितने लोगों ने थैंक यू कहा है कि उस समय हमने आपकी बात मान ली, क्योंकि 4 जुलाई से लेकर के और 30 जुलाई तक, 29 जुलाई तक आपके पास बहुत समय था। अगर आप मेरी बात मानते तो अपने पैसे का विड्रॉल तब ले सकते थे। कंपनी लगातार बहाने पे बहाने बना रही थी और अंत में तो उन्होंने बड़े बड़े मिस्ट्री बॉक्स एनिवर्सरी के नाम पर डाल करके करोड़ों रुपए, वो रुकता नहीं भाई, वो जाने कितने करोड़ तक संख्या पहुंचती अगर मैंने सही समय पर वो पेमेंट गेटवे ब्लैकलिस्ट न कराया होता तो। वो पेमेंट गेटवे बहुत सही समय पर ब्लैकलिस्ट हुआ, जिस वजह से आज जाने कितने करोड़ रुपए और बच गए। वरना तो उन्होंने सीधे सीधे बोला था कि मिस्ट्री बॉक्स जो एनिवर्सरी वाले आ रहे हैं उनको आपको अपनी जेब से पैसे देकर के खरीदना है, यानी कि जो पुराना इन्वेस्टमेंट किया था वो रोटेशन वाला पैसा, उससे आप नहीं खरीद सकते। मतलब कि आपसे नया पैसा लेने की पूरी व्यवस्था की गई थी। अगर सही समय पर फोन पे को ब्लैकलिस्ट ना कराया होता तो जाने कितने पैसे ये लोग और निकाल लेते, जो कि पहले के पैसे तो उन्होंने दिए ही नहीं थे, वो तो उन्होंने ऑलरेडी निकाल लिए हैं। तो अब यहाँ पर पुलिस प्रशासन को सोचने की जरूरत है, इसको पूरे एक बड़े लेवल पे हाईलाइट करने की जरूरत है, अच्छे बड़े लेवल पे इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, और जितने भी लोग हैं इनकी भूमिकाओं को वहां पर तय करने की जरूरत है। क्योंकि अगर एम्प्लॉय कहते हैं हम इनोसेंट है तो उनकी भूमिकाओं की भी जांच होनी चाहिए। जो भी चीजें दिख रही हैं उनका इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है, और इन्वेस्टिगेशन तभी होगा जब तुम मास लेवल पे, बल्क लेवल पर कंप्लेंट करोगे, और कंप्लेंट में जाकर के, कंप्लेंट होने के बाद भी रुकना नहीं है, कंप्लेंट होने के बाद आपको बुलाया जाएगा थाने में। कंप्लेंट करने के बाद पुलिस आपके घर नहीं आती है, आपको ही थाने जाना पड़ेगा अपना एक्सप्लेनेशन देने के लिए। तो हाई बॉक्स के बारे में जितनी भी आपको हाई तौबा करनी है, वो यहाँ वहां समय मत गवाओ, पहला काम ठीक से सीखो। अगर आपको नहीं पता कैसे कंप्लेंट करनी है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप देखो समझो। नहीं समझ में आता, टेलीग्राम पर मैंने चैनल बनाया हुआ है, वहां पर आकर के अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो, मैं वहां पे बता दूंगा। या मैंने एक आध अपने भाई को भी उसमें लगा रखा है, एडमिन बना रखा है, वो आपको बता सकता है अगर मैं अवेलेबल नहीं हूं तो, कि कंप्लेंट कैसे करनी है। कंप्लेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के बाद हाई बॉक्स का पटाक्षेप हो गया है। जिनको लगता था कि ये व्यूज के लिए हो रहा था, तो भाई साहब वेरी सॉरी। मेरा जो पिछला आंकड़ा था उसके हिसाब से 97 लाख से ज्यादा लोग अब तक इस चैनल को विजिट कर चुके हैं, और उसमें से 1 लाख से भी कम लोगों ने हाई बॉक्स के विषय पर इस वीडियो को देखा था। यानी कि 1% लोग भी हाई बॉक्स के नाम पर कंपनी के यहाँ पर नहीं आए हैं। तो जिनको ये लगता है कि ये सब सिर्फ व्यूज के लिए किया जा रहा था या कुछ भी है, तो भैया आपकी सोच को सलाम। आज सामने सब कुछ आ चुका है, और ये कोई पहली ऐप नहीं है जिसके बारे में मैंने बताया हो और वो भागी हो। इसके पहले हिस्ट्री है, लंबा इतिहास है, 15, 20, 25 ऐसी ऐप्स हैं। जब कोई पूछता है मैं उसके बारे में बताता हूँ स्टडी करके, और उसके 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद उस ऐप का देहावसान हो जाता है। और जब वो जाती है तो उसके बाद क्या होता है वो आप यहाँ देख ही रहे होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों रिश्तेदारों तक अगर इस तरह के काम की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं अलग अलग विषयों पर, खासकर स्कैम्स और जो इस तरह के अवेयरनेस टॉपिक्स होते हैं उन पे वीडियो बनाता रहता हूं समय समय पर। तो अगर आपको लगता है कि किसी और तक भी अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।